नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में। देखो, पुराना सिलेबस चेंज हुआ था 2020 में और अब 2024 के स्टार्टिंग में ही ये न्यू सिलेबस आ गया है। नया सिलेबस आने से कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं, तो उन पर विस्तृत चर्चा इसमें करते हैं। ये 2024 में सिलेबस आया है, ये हम बोल सकते हैं इन डिमांड भी था। ठीक है, डिमांड भी इसकी थी क्योंकि कुछ पुराने सिलेबस में कुछ असहजता थी। किसी एक विषय वस्तु या एक जो निश्चित बैकग्राउंड के हैं जैसे साइंस, इंजीनियरिंग, उनको थोड़ा ऐसा लगता था कि ज़्यादा लाभ है, तो इस वजह से ये एक डिजायर्ड चेंज हुआ है, एक अपेक्षित बदलाव हुआ है। नए सिलेबस के अगर हम देखें कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव तो ये है ही कि जैसे इस सिलेबस की ही अगर मैं थोड़ा बहुत गो थ्रू हुआ हूँ, तो अगर इसी सिलेबस की बात करें तो मोर सिविल ओरिएंटेड है। जैसे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो नेचर है कि जो दैनिक क्रियाएं हैं, जो दैनिक गतिविधियां हैं, जैसे उसमें इस तरह का टॉपिक है कि डीएम के कार्य, ठीक है, और जो मोर अप्लाइड पार्ट है तो अप्लाइड पार्ट इसमें ज़्यादा है कि एप्लीकेशन पार्ट और अप्लाइड पार्ट इसमें ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, एमपी जो स्वाभाविक है कि सभी पीएससी ऐसा करती हैं कि अपने राज्य का महत्व, जैसे अपन आरपीएससी देख लें या उड़ देख लें, तो एमपी का वेटेज इसमें ओवरऑल ज़्यादा है। एमपी का वेटेज ठीक रखा गया है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो पेपर फर्स्ट पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 यूनिट में से 3 यूनिट ऐसी हैं जिसमें एमपी का वेटेज है। तो उस राज्य की इतिहास, संस्कृति और जो जनसंख्या का जो वर्गीकरण है या जो विभिन्न समुदाय है उनके बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी भी है और आवश्यक चेंज भी है। तो ये एक ऐसा चेंज है जो कोर एमपी पीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल है। और जैसे कुछ बच्चे जो यूपीएससी करते हुए और यहाँ अप्लाई करते थे तो उनके लिए थोड़ा ये इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर अगर हम देखें कि इन्होंने बदलाव क्या किया है, जैसे 3 यूनिट तो मान लेते हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में ही इन्होंने एंशियंट और मिडेवल दे दिए। पहले एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न तीनों अलग अलग लगभग थी, पर अब फर्स्ट में ही उन्होंने कर दिया है। बाकी 3 यूनिट उन्होंने एमपी का किया है। तो स्पेसिफिक जो वो चाहते हैं ना कि ये पर्सनैलिटीज पता होनी चाहिए या इन पर्सनैलिटीज का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एमपी में, उनको स्पेसिफिक दे दिया गया है ना। रियासतें और ये सब तो उन्होंने बोली ही हैं। ये डिटेल में हम देखेंगे भी, जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हुए देखेंगे। तो हम पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव एक ये भी है कि जैसे जो ह्यूमैनिटी या जो आर्ट्स बैकग्राउंड से जो आते थे उनके लिए ये ठीक सिलेबस है कि स्पेसिफिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर कंप्यूटर और फिर मैथ्स, और फिर एक अलग यूनिट साइंस एंड टेक जिसमें भी बहुत ज़्यादा पार्ट टेक्निकल था, उतना सारा हटा के और वो कुछ यूनिटों में सिमट दिया गया है। वो देखेंगे अपन सिलेबस में। तो आर्ट्स और इन सब के लिए ये ठीक है ना, बहुत अच्छा बदलाव है। दूसरी बात, जैसे जो 6th पेपर, मुझे जो 6th पेपर का याद आ रहा है कि उसमें टाइम वास्तव में कम रहता था, 2 घंटे में प्रारूप और वो सब लिखना, तो दिक्कत तो थी। तो उसमें 30 मिनट की वृद्धि, ये भी बहुत सही है, बहुत मोस्ट वेलकम स्टेप है कि बहुत अच्छा किया है कि 30 मिनट उसमें एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। तो ओवरऑल यही कहेंगे कि अच्छा बदलाव है। आर्ट्स और सभी जो बैकग्राउंड है उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि आप सभी जो साइंस वाले हैं वो भी बिल्कुल नो डाउट
कि उनका भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, और दूसरी बात उनका चूंकि एनालिटिकल और ये सब क्षमताएं अपन जानते हैं इंजीनियरिंग और ये सब की ज़्यादा होती है, तो वो इन सब आर्ट्स वगैरह और ये जो अन्य यूनिट है इनमें भी वो ठीक ठाक ही करेंगे, इनमें भी वो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे करंट अफेयर्स से टच है ना और ये सब। तो ये भी एक सभी के लिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि साइंस और इंजीनियरिंग वालों के लिए कुछ नेगेटिव हुआ है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। उनके लिए तो वो ओवरऑल ही, चूंकि वो एनालिटिकल रहते हैं, थोड़े से चीज़ों को ब्रॉडर वे में समझते हैं उस तरह से, तो उनके लिए तो ठीक है। दूसरी बात, एक आर्ट्स, एक करंट अफेयर्स, जैसे अगर अपन देखें तो करंट अफेयर का वेटेज ओवरऑल बढ़ेगा। जो दैनिक घटनाएं हैं, जो न्यूज़पेपर्स में घटनाएं आती हैं या जो चल रही हैं, उनका वेटेज ओवरऑल बढ़ेगा, क्योंकि कई इन्होंने इस तरह के अप्लाइड पार्ट दिए हैं जिनमें इनके एग्जाम्पल्स और इनकी समझ आपको काम आएगी। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर भी अगर अपन कुछ देखें तो नेगेटिव, जैसे जो 3 मार्कर आते थे उनको 2 मार्कर कर दिया गया है, हालांकि संख्या बराबर ही रही है। तो इंटू 15 करेंगे तो ये लगभग 45 होते थे, और इंटू 15 करेंगे तो ये 30, जहां तक मुझे याद है कि शायद 15 ही इन्होंने मेंटेन रखा है, ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग था, इसमें 70-80% तक स्कोर होता था और बच्चे बहुत अच्छा इसमें नंबर लाते थे। तो इसको कम कर दिया गया है। जो एक एडवांटेज था ना कि जिनकी प्री अच्छी होती थी और लोग स्ट्रेटजी बना के चलते थे कि यार 3 मार्कर में ठीक ठीक कर लेंगे, तो स्कोर 80-85 एक पार्ट में पहुंच जाता है आराम से, तो वो थोड़ा कम हुआ है। दूसरी बात जो इन्होंने किया है कि 5 मार्कर को 7 मार्कर में बदला है और 11 मार्कर को 10 मार्कर में बदला है। ऐसा ही है एग्जैक्ट, आप और देख लेना। यहाँ 60 शब्द दिए हैं और यहाँ 200 शब्द दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही सवाल रहेंगे, मतलब चूंकि वो अगर एक पेज देते हैं, मान लो अगर वो कॉपी नहीं या तो न्यू अपलोड कर दें कि इस तरह की कॉपी हम देने वाले हैं, नहीं तो हम यही मान के चलेंगे कि जैसी कॉपी आई है वैसी ही कॉपी आएगी। अब वो इसमें एक पेज देंगे और चाहे उन्होंने बोला है कि 60 शब्दों में ही आपको लिखना है ना, 60 वर्ड्स ही रहेंगे। देखो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट को फॉलो करें, लेकिन ये करेंगे या नहीं करेंगे ये तो एक अटेम्प्ट के बाद ही समझ में आएगा, 2024 के बाद। उससे पहले जब जो अब तक हम लोग मानते आए हैं, क्या मानते आए हैं कि हाँ जितना स्पेस होता है उस स्पेस में जो हमको सवाल से संबंधित आता है वो हम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मतलब टाइम और स्पेस ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि वर्ड लिमिट। इस तरह की टेंडेंसी अब तक रही है और इसी तरह के लिखते आए हैं। अब उन्होंने अगर मान लो एक पेज देते हैं और ये 7 नंबर का है ना, तो चाहे वो 60 शब्द कहें चाहे 50 शब्द कहें, हम लिखेंगे उतना ही जितना इस पेज में आएगा, और वेटेज है 7 नंबर। मतलब कोई अब हम बोलेंगे यार 3 ही नंबर तो ज़्यादा है इसमें, चाहे 200 का ये पूछ रहा होगा, है ना, 200 शब्द में लिखवा रहा होगा, पर यहाँ हम पूरा पेज को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये जो है इसमें नो डाउट 2 ही पेज शायद वो देंगे, हो सकता है कि वो 3 पेज दे दें, ये तो कुछ भी उनका वो जैसा आप देखते आए हैं कि बदलते रहें, पर अपन ये मान के चलते हैं कि 2 पेज देंगे तो दोनों पेज इसमें भरेंगे, तो ये मोर और लेस 11 मार्कर ही रहेगा। इसका 1 नंबर कम कर दिया गया है, इसके नंबर बढ़ा दिए गए हैं, तो इसका बहुत ज्यादा वेटेज भी अब हो गया है। ये जैसे आप क्लियर इस बात को समझें, इस बात को समझने की कोशिश करें कि पहले जो 3 मार्कर था ना, वो 5 मार्कर ये वाला, ये बहुत ज्यादा क्लोज था 3 मार्कर के, है ना। सिमिलरली अगर कोई सवाल हमने 3 मार्कर में तैयार किया है तो 5 मार्कर में आराम से लिख लेते थे। दिक्कत ये होती थी कि 11 मार्कर जैसा सवाल 5 मार्कर में वो पूछ लेता था, तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि कंटेंट जब ज़्यादा रहता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत वो होती है कि
3 मार्कर जैसा सवाल 11 मार्कर में पूछ ले तो कि कहाँ तक फैलाएं उसको, कहाँ तक फंडे दें, कहाँ तक लपेटें, तो वो दिक्कत होती थी। तो अब ये जो पहले 5 मार्कर था ना, ये 3 मार्कर के क्लोज था। अब जो 7 मार्कर है, दिस इज वेरी मच क्लोज टू 10 मार्कर। तो ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये वाला पोर्शन कैसे, मैं 2 पोर्शन इसलिए बांट रहा हूं, ये है फैक्चुअल, है ना। मैंने खूब देखा है, कोई कुछ भी कहे, जिसका पीटी अच्छा होता था वो इसमें अच्छा करता था, तय बात। जो सीनियर बच्चे रहते थे वो इसमें बहुत अच्छा करते थे, क्योंकि जिनका उनका पीटी ठीक ठाक रहता था, बहुत सारे कंटेंट उनके पास रहते थे। तो ये, और लगभग इसका लाभ या 5 मार्कर में भी मिलता था, इसका लाभ। अब ये वाला पार्ट ज्यादा बड़ा हो गया है, और ये वाले पार्ट से मतलब है कि एनालिटिकल पार्ट, एक लिखने की शैली वाला पार्ट, ठीक है। पहले 3 मार्कर में लिखने की शैली कोई ज्यादा मैटर नहीं करती थी, यार राइटिंग स्किल्स वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करती थी। बस हम ये लोग ये बोलते थे कि यार ठीक है, आप 3 पॉइंट लिखने की कोशिश करो, आप 3 पॉइंट अलग लिखने की कोशिश करो, मतलब दे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ बोलते थे, है ना। तो पर और तो यहाँ फैक्चुअल और मेमोरी और नॉलेज जो अपना प्री है वो बेस ज्यादा रहता था, और वो थोड़ा इसमें भी काम है। अब रियल में जो राइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स मतलब कैसे इंट्रो, कैसे कंक्लूजन, कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना। और 7 मार्कर में जब वो पूछेगा 60 शब्दों में, तो देखो एक ये हो सकता है कि सवाल का नेचर ऐसा ही रखे कि 5 मार्कर जैसा, या शॉर्ट सवाल, है ना, जिसमें ज्यादा कुछ उन्होंने पूछा नहीं हो। जैसे सिंपल पूछा, कारण बताइए, इसके परिणाम बताइए, है ना, इसके प्रकार बताइए, है ना, ऐसे सिंपल, तो ठीक है ना। वो 5 मार्कर जैसा नेचर तो 7 मार्कर में पूछे तो वैसा ही लिखेंगे अपन लोग। लेकिन मतलब लिखना चाहिए, लेकिन करेंगे स्टूडेंट यही, अगर एक पेज आया तो प्रॉपर इंट्रो, प्रॉपर कंक्लूजन, और बीच में लिखने का ठीक तरीका, क्योंकि 7 नंबर का है, ठीक है। तो अगर मैं पहले ऐसा 2 भाग में सिंपल बांट के देखूं, अगर आप समझ पा रहे हो, 2 भाग में बांट के देखूं, एक फैक्चुअल या मेमोरी बेस्ड, मतलब थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के जाएंगे तो काम आएगा, है ना, एक ये पार्ट, और एक एनालिटिकल पार्ट, और थोड़ा सा मतलब स्किल्स, आंसर मेकिंग स्किल्स, है ना, उत्तर बनाने की जो प्रैक्टिस है, जो विधि है, जो क्षमता है, वो ये 2 पार्ट अगर अपन देखें तो पहले मैं ये बोल सकता हूं 3 मार्कर और 5 मार्कर इसके ज्यादा क्लोज थे। अब मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूं कि 7 मार्कर और 10 मार्कर इसमें ज्यादा क्लोज है, तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका वेटेज ज्यादा है। जैसे 70 ये हो गए प्लस 50 ये हो गए, तो 7 और 5 12, 120 हो गया 150 में से, 150 में से 120 यहाँ हो गए। और इनमें 50%, 55%, 60%, बहुत ज़्यादा 60%, है ना। तो 40 से 60 के बीच में ही नंबर का रेशियो रहता है। अगर मैं प्रिसाइज बोलूं तो 50% के आसपास प्लस माइनस 5 नंबर रहता है, मतलब लगभग 45% से 55% के बीच में मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये वाला वेटेज उन्होंने मेंस में बढ़ाया है, ठीक है। मैं मेंस की ही बात कर रहा हूँ इस डिस्कशन में, तो मेंस में ये इस तरह का उन्होंने बढ़ाया है। तो बहुत बड़ा बदलाव तो ये है। एक चीज मुझे लगी कि साक्षात्कार में 185 नंबर उन्होंने कर दिए, मेरा व्यक्तिगत ही मानना है ना, कि साक्षात्कार के थोड़े से नंबर और भी कम रहते ना तो ज्यादा ठीक रहता, कि मेंस के आधार पर थोड़ा डोमिनेटेड होता, सिलेक्शन होता। पर ठीक है, अब साक्षात्कार में भी क्रूशियल हो गया है, हालांकि 10 ही नंबर बढ़े हैं, लेकिन फिर भी मायने तो रखता है, क्योंकि हमने पुराने रिजल्ट्स में देखा है कि 5-5 नंबर, 2-2 नंबर से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और साक्षात्कार में रेंज बहुत ज़्यादा है ना, किसी के 80 भी हैं और किसी के 165 भी है, तो ये बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। तो इस तरह का नंबर, मतलब एग्जैक्ट, मतलब मैं एक रेंज बता रहा हूँ कि इस तरह के नंबर भी कुछ कुछ आए हैं। तो ये बहुत बड़ी रेंज है, जो मतलब बहुत ज़्यादा
वेटेज बढ़ा देती है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू बहुत कुछ परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है कि हमारा नंबर पहला है, हमारा नंबर लास्ट है, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, हमसे पहले कौन है, उस तरह की सब चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, कुछ कुछ मैंने मोटा मोटा आपको बताया है। ओवरऑल अब जो मेरा संदेश है वो ये है कि नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, नए बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो सीनियर बच्चों का उस सिलेबस पे कमांड था वो अब लगभग बराबर लेवल पर आ जाएंगे। आल्दो ऐसा नहीं होता है कि जो सीनियर बच्चों ने पढ़ा है वो वेस्ट है, नहीं, लगभग सिलेबस आसपास ही है, वो ज्ञान पूरा काम ही आएगा। काम भी एज इट इज नहीं आएगा तो समझने में बिल्कुल आएगा कि वो इन टॉपिक्स को जो पुराने बच्चे हैं वो बहुत जल्दी पकड़ बना सकते हैं, बहुत जल्दी कमांड उस पर लाएंगे और वो इस सिलेबस को रिलेटिवली जल्दी तैयार करेंगे। तो पुराने बच्चों का ये एडवांटेज तो है। ठीक है, वहाँ पर चेंज हमेशा नयों के लिए सही रहता है क्योंकि दोबारा सिलेबस को नए टॉपिक है, नए तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो अब उनके लिए फ्रेश तैयारी करने में बहुत सही है। तो नए बच्चों के लिए बिल्कुल एडवांटेज, इसमें कोई दो राय नहीं। पुराने बच्चों के लिए हम बोलेंगे कि 2023 में दम लगाएं, है ना, क्योंकि जितनी मेहनत 20 से की है और जो ज्ञान को समेटते लाए हैं और अब जाके लगभग सभी यूनिट में कंफर्टेबल थे, फिर भी विचारक, राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, है ना, पबैड और कुछ साइंस की यूनिट उसमें अभी भी दिक्कत थी, जैसे स्पेशली केमिस्ट्री। ठीक है, तो उन यूनिट्स में अभी भी दिक्कत थी, पर बाकी सब यूनिट लगभग बच्चे कंफर्टेबल हो गए थे। जीपीएस जीआईएस जानने लगे थे, ऑल्दो अभी भी है जीपीएस जीआईएस पर वेटेज कम है। ठीक है, तो 2023 मौका है कि जो मेहनत की है उस मेहनत को, जो ज्ञान अर्जित किया है, जो पुराने सिलेबस पे अपन ने कमांड बनाई है, उसमें 2023 में दम से उसमें लगें। ठीक है, और फाइनल टच दें और वो ज्ञान अभी लास्ट टाइम उपयोग में आएगा। नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक, कि वो फ्रेश तैयारी करेंगे। दूसरी बात, एक चीज भी देखी जाती है कि सिलेबस जब चेंज होता है तो जो क्वेश्चंस आने का पैटर्न है वो इनिशियली थोड़ा इजी आता है। ऐसा बहुत क्लियरली नहीं बोल सकते क्योंकि 2020 में जब साइंस का पेपर आया था तो बहुत टफ आया था, तो वो तो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। पर हाँ, ये जरूर है, ये बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि एज इट इज लाइन उठा लेता है वो, है ना, एज इट इज टॉपिक उठा लेता है कि भाई ये टॉपिक है, जैसे भारत में कृषि, है ना, तो इस तरह की चीजें बढ़ी हैं, मतलब नई आई है, उद्योग आए हैं, खनिजों का वितरण और ये सब क्लियरिटी से आया है ना, तो वो सीधे सीधे टॉपिक उठा लेता है। तो पहले पहले थोड़ा तो इजी रहता है। जैसे अगर मैं तुलना करूं 2020 के पेपर की और 2022 के पेपर की, ये तुलना भी अभी अपनी बाकी है, इस पे भी अपना सेशन अभी बाकी है। ठीक है, तो 20 में थोड़ा हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब डेप्थ में भी गया है, एनालिटिकल भी पूछा है, जैसे जस्टिस का नाम, है ना, ये सब चीजें। तो ये तय है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सिलेबस में, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, प्रीएम्बल, है ना, इलेक्शन कमीशन, तो उन्हीं पर रहे हैं, स्टिक तो उन पे ही किया है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही उन्होंने पूछा है, लेकिन डेप्थ में पूछा है। ठीक है, डेप्थ में पूछा है। तो धीरे धीरे जब सिलेबस ओल्ड होता जाता है तो डेप्थ बढ़ती जाती है। अभी सिलेबस नया है तो सीधा सीधा ऊपरी ऊपरी चीजें पूछी जाएंगी, ऐसी आशा की जा सकती है। फिर एक चीज इसमें यह हो रहा है कि एक भी पेपर ऐसा नहीं है जहां जमानत जब्त हो जाए। मतलब कि पहले थर्ड पेपर ऐसा था कि लोगों को टेंशन यही रहती थी कि कट ऑफ का क्या करेंगे, है ना, जो मिनिमम 40% या जो भी नंबर चाहिए होते हैं उसका क्या करेंगे, वो भी फंस सकते हैं। तो लगभग इस पेपर में जो नया सिलेबस डिजाइन हुआ है तो उस तरह की चीजें तो नहीं है। जैसे पेपर 3 में इकोनॉमी का बहुत बढ़िया वेटेज होना भी चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि एक
उतना सा पहले एक यूनिट में और बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ के, तो वो मतलब सिविल सर्वेंट का जो बाद में काम होता है और जैसी भूमिका होती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण था कि उस तरह का डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए थी, वो इस सिलेबस में किया भी। तो ये एक बढ़िया चीज है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि ऐसा पेपर नहीं है कोई इस तरह से संतुलन पेपर में साधा गया है, बनाया गया है कि कट ऑफ तो लगभग क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, एक चेंज और होना चाहिए था, जो पता नहीं मतलब क्यों नहीं किया या कब होगा, कि निबंध लिखना तो वो दोनों लैंग्वेज में दे सकते थे। जैसे उन्होंने हिंदी इंग्लिश सब जगह लिखा है, पर हिंदी और जो 6th पेपर है उसमें, तो वो एक उन्होंने किया है। तो हो सकता है वो आगे कभी करें, या इंग्लिश मीडियम वालों को वो तो अभी भी क्षमताएं बनाए रखनी पड़ेगी कि हिंदी में निबंध लिखना है। एक अगला जो है कि जैसे हिंदी के पेपर में टाइम कम किया है, तो मैंने पहले भी बताया, तो वो थोड़ा नेगेटिव चेंज है, क्योंकि निसंदेह उसमें समय तो कम रहेगा, अब कम पड़ेगा, है ना। तो सिलेबस का देखते हैं एक बार, मीन का, प्री का भी अपन देखेंगे कि प्री में कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, एक ये चीज जैसे ज्योग्राफी, उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी दी है, अब इंडियन जो और उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी, या जो ज्योग्राफी का जो कोर होता है, कोर मतलब जो उसकी बेसिक थ्योरीज है, बेसिक थ्योरीज जैसे आप लोग ये समझ पाए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, वोल्केनिक और ये सब एक्टिविटीज हैं, वो नहीं दिए उन्होंने। पर ये तय मानो आप कि वो पढ़ना तो पड़ेगा, या जैसे कोई भी स्टूडेंट उनको तैयार करेगा ना, तो इंडियन ज्योग्राफी उतनी अच्छे से नहीं लिख सकते जब तक कि कोर ज्योग्राफी अपनी थोड़ी बहुत तैयार ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय बहुत मोस्ट प्रोबेबल सवाल है कि हिमालय फॉर्मेशन या हिमालय का बनना, तो वो बिना प्लेट टेक्टोनिक के आप समझ ही नहीं सकते। और जैसे नया बच्चा जैसे ही हिमालय पढ़ने आया, तो हमको ये उसको बताना ही पड़ेगा, भैया ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, और ये तो वो इनबिल्ट है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी या जो कोर ज्योग्राफी है वो इनबिल्ट है, वो हम थोड़ी बहुत हमको पढ़नी ही पड़ेगी, तब जाके इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये है समाज शास्त्र भी उन्होंने कोर वाले जो पार्ट है वो थोड़े से, उद्यमिता ये बहुत अच्छे हैं, है ना, व्यक्तित्व विकास ये बहुत ही शानदार चीजें हैं। ठीक, तो ये कुछ तो बातें हमने यहाँ कर ही ली हैं कि 15 ही सवाल आएंगे, 2 नंबर के कर दिए गए, वेटेज 30 रहा है, पहले 45 था, और कुछ भाई लोग तो इतने भी सक्षम थे कि 40 ले आते थे। ठीक है, ये दोनों जैसा मैंने आपसे कहा वेटेज बड़ा है इन दोनों का, तो एक प्रश्न लिखना, चीजों को समझना, डिटेल में लिखने की क्षमता, वो सब चीजें रिक्वायर्ड है। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा था, प्रश्न वो के वही है, संख्या कोई नहीं कम हुई है, तो स्पीड ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर एक पेज दे दिया तो स्पीड ज्यादा रिक्वायर्ड है, ये तय है। ठीक है, और ये 4th पेपर को इन्होंने एग्जैक्ट 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ शायद नंबर इन्होंने प्रश्न कम किए हैं, क्योंकि पहले 4 यूनिट थी और 1 से 5 आते थे छोटे, तो ये 20 थे, है ना, ये 20 थे, और अब इन्होंने वो तो कम किया है, यहाँ 20 थे तो 16 कर दिए हैं, 2 नंबर के कर दिए, पहले भी 2 ही नंबर के थे। तो ये तो आप क्लियर सोचो कि इन्होंने ये रटने वाला और ये फैक्चुअल वाली चीजों पर थोड़ा ध्यान हटाया है। ठीक है, कि एज इट इज भाई 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न ऐसे थे जो मेमोरी और फैक्चुअल बेस ज्यादा थे। एक ये भी बात मैं यहाँ बताना उचित समझूंगा कि अब जैसे जो बच्चे यूपीएससी से आते थे ना तैयारी करने, उनको दिक्कत आती थी इस चीजों में, इन चीजों में दिक्कत आती थी उनको, कि ये फैक्चुअल उनका इतना तैयार नहीं रहता था, तो 3 मार्कर और इन सब में उनका इतना पकड़ नहीं रहती थी, वो बार बार वो लूसेंट पढ़ते नहीं, तो लूसेंट और उन सब की अच्छी कमांड नहीं रहती थी, तो उनको इसमें दिक्कत आती थी। वो एक एंगल है कि वो थोड़ा सा उनको लाभ मिल सकता है शायद। एक केस स्टडी कर दी गई है जो जैसा मैंने बताया आपको कि वो ज्यादा, और 18 ही नंबर की, नंबर कम कर दिए गए हैं, टोटल 150 ही रखे हैं, तो एथिक्स का ओवरऑल नंबर भी कम है।
अगर यहाँ व्यवस्था समझें तो हिंदी में जहाँ तक मैं सही हूँ 3 घंटे पहले थे तो वो कम कर दिए गए हैं, यहाँ आधा घंटा बढ़ा दिया गया है, यहाँ नंबर कम कर दिए गए हैं। तो ये टोटल इन्होंने इस तरह से किया है, प्रथम निबंध और ये प्रत्येक पार्ट है, मतलब ये ज्यादा बड़ा है, इन्होंने 300 नंबर में ये कर दिया है दोनों, है ना। तो एक तरह से एथिक्स को 2 पार्ट में क्लियर बांट दिया है और एक पार्ट का 150 नंबर कर दिया है, ठीक है। तो टोटल 300 नंबर का, तो वो ठीक है। और उसको आप और एग्जैक्ट देख लेना क्या है, या बढ़ाया ही है। अब हम अगले उसमें बात कर लेंगे प्रॉपर एक एक यूनिट पे कि एक एक यूनिट में किस किस तरह से चेंज हुआ है और अब क्या हमको बदलाव हम कर सकते हैं, वो हम अगले यूनिट में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।